बायजूस एग्जाम प्रेप आपकी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए एक प्रवेश द्वार की तरह रहा है। हम अपने YouTube चैनल के जरिए 2023 में आपके लिए और भी बेहतर प्रयास करने जा रहे हैं। 3 जनवरी 2023 से द हिंदू समाचार पत्र विश्लेषण प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से लाइव होगा, जिसमें आप अपने पसंदीदा शिक्षक के द्वारा अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रतिष्ठित परीक्षा को उत्तीर्ण करने में आपकी सहायता हेतु नए साल के लिए और भी ज्यादा पहले हमारी तरफ से आपके लिए आयोजित की जा रही हैं। हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और अपने सिविल सपने को उड़ान दें। नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 30 दिसंबर 2022 के समाचार विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों की हम समीक्षा करेंगे। साथ साथ उनसे संबंधित जो भी मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न होंगे उनकी उत्तर संरचना की भी हम चर्चा करेंगे। आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं और आज का हमारा पहला समाचार है, भारत में प्रमुख रूप से साइबर अपराध की जो स्थितियाँ हैं, खासतौर से अगर हम साइबर रूप में जो धोखाधड़ी की स्थितियां हैं उनकी बात करें तो उनके समाधान के लिए जो वॉइस टेक्नोलॉजी है उसके उपयोग के बारे में प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। लेवरेजिंग वॉइस टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड, यह आलेख पृष्ठ संख्या 10 पर है और सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र में हम इसे साइबर सुरक्षा से जोड़ सकते हैं। प्रमुख रूप से आप ध्यान रखें कि भारत में जैसे जैसे तकनीकी का प्रभाव बढ़ रहा है, डिजिटल पेमेंट बढ़ रहे हैं। वर्तमान में नगद के बाद UPI के माध्यम से जो भुगतान हो रहा है डिजिटल रूप में, वो दूसरा सबसे बड़ा भुगतान का तंत्र है। इसी के साथ साथ भारत में आप देखें 5G सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है और जैसे जैसे ये विस्तारित होगा आप देखेंगे जो डिजिटल पेमेंट है उनकी स्थितियाँ और ज़्यादा मजबूत होंगी। तो अगर डिजिटल पेमेंट की स्थितियाँ विस्तारित होंगी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारे साइबर अपराध की स्थितियाँ हैं उसमें हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। साइबर अपराध का उपयोग करके अगर हम देखें तो साइबर धोखाधड़ी की स्थितियां भी बढ़ रही हैं और इसके मामले लगातार आप समाचारों में देखते रहते हैं। और आप देखें इसी तरह के साइबर धोखाधड़ी के आधार पर एक वेब सीरीज भी बनी हुई है, अगर हम बात करें जामतारा की। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े स्तर पर इस तरह का जो साइबर अपराध है वो भारत में संचालित हो रहा है और भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पर है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो हमें इस तरह के साइबर अपराध पर कहीं ना कहीं रोक लगाने के लिए कुछ नई तकनीक लानी पड़ेंगी, क्योंकि सामान्य तौर पर अगर हम देखें तो पासवर्ड के आधार पर जो तंत्र है या अगर हम अलग अलग प्रकार के बायोमेट्रिक की बात करें तो वो उतने प्रभावी दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि जो भी साइबर फ्रॉड है वो एक तरह से हैं और उनकी संख्या लगातार ऐसा है कि घट रही है, ऐसा नहीं है बढ़ रही है। तो यहाँ पर वॉइस टेक्नोलॉजी यानी अगर हम स्पीच रिकॉग्निशन या वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की बात करें उसका उपयोग करने की यहाँ पर सलाह दी जा रही है। साइबर धोखाधड़ी के संदर्भ में अगर हम देखें तो RBI के इस तरह के आंकड़े हैं कि भारत में इसकी स्थितियां लगातार बढ़ रही हैं और अगर हम पिछले 7 वर्ष के आंकड़े देखें तो साइबर धोखाधड़ी से प्रतिदिन भारत में 100 करोड़ रुपए की हानि हो रही है। तो ये एक तरह से क्या दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं साइबर धोखाधड़ी की स्थितियां भारत में बढ़ी हैं, तो इन्हें रोकने के लिए हमें कहीं ना कहीं प्रयास करने हैं। अगर हम यहाँ पर अपराधों की बात करें साइबर धोखाधड़ी के संदर्भ में तो यहाँ 2020-21 में आप देखें कि लगभग 7,359 मामले थे और ये आंकड़े आप देखें कि बढ़कर 21-22 में 9,103 हो गए, यानी लगभग आपका 23.69% की वृद्धि है। इसी के साथ साथ आप देखें ये जो एक तरह से वृद्धि हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि जो राशि यहाँ पर एक तरह से धोखाधड़ी में ली गई है उसमें कमी आई है, यानी अपराध की संख्या एक तरह से बढ़ी है लेकिन जो राशि उसमें हानि हुई है उपभोक्ताओं की उसमें एक तरह से कमी आई है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि संख्या बढ़ी है तो हम कह सकते हैं कि साइबर अपराध हमारे लिए एक चिंता का विषय है। और जैसा हमने चर्चा किया कि जैसे जैसे भारत में नई तकनीक के रूप में 5G तेजी से विस्तारित होगा, इंटरनेट की सुविधाएं तेज हो जाएंगी, आप देखेंगे डिजिटल भुगतान करना आसान होगा। तो इसी कारण से माना यह जा रहा है कि डिजिटल भुगतान, टेलीफोन बैंकिंग और ऑनलाइन जो बैंकिंग सेवाएं हैं इनका उपयोग बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में जब आप इस तरह के डिजिटल साधन का उपयोग करते हैं तो आप साइबर धोखाधड़ी के शिकार होने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि इसके लिए कुछ हमें सुधार करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप देखें जो भी एक तरह से वित्तीय संस्थान है, जब भी उनके साथ में किसी भी तरह का साइबर धोखा होता है, उनके उपभोक्ता की हानि होती है, तो ये कहीं ना कहीं उनके घाटे को भी बढ़ाता है। साथ साथ आप देखें जो उपभोक्ता है उसका जो भरोसा है वो वित्तीय संस्थानों पर एक तरह से कमजोर होता है। इसी के साथ साथ भारत में कानून का पालन कराने की जो संस्थाएं हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उन्हें साइबर अपराध में ज़्यादा एक तरह से अपने आप को शामिल करना पड़ता है, क्योंकि इस तरह के मामले बढ़े हैं तो उन पर भी दबाव है कि साइबर अपराध की जो स्थितियां हैं जिससे बैंकिंग धोखाधड़ी भी हो रही है उन पर लगाम लगाई जाए। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारी एक तरह से पुलिस प्रशासन या जांच एजेंसियां हैं उनके ऊपर भी एक तरह से दबाव बढ़ाता है।
तो अगर हम इसको हल करने के लिए कोई नया समाधान देखते हैं जो ज़्यादा एक तरह से टिकाऊ हो, यानी आसानी से साइबर धोखाधड़ी ना हो पाए, तो शायद इन स्थितियों को हम रोक पाएँ। और इसी के लिए यहाँ पर वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है। आपने बहुत सारी मूवीज़ में ऐसा देखा होगा कि सामान्य तौर पर करा यह जाता है कि मान लीजिए अगर कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है, तो उसकी जो एक तरह से आवाज़ होती है और सामान्य तौर पर जो उसकी पहले से रिकॉर्ड आवाज़ है उसमें एक तरह से मैच कराया जाता है, यानी पहचान करने के लिए आप डीएनए टेस्ट तो कराते ही हैं, लेकिन ये भी एक तरीका रहता है कि वॉइस रिकॉग्निशन के माध्यम से आप दो व्यक्तियों की आवाज़ एक ही है वो पहचान कर सकते हैं। तो इसी तकनीक का एक तरह से जो बैंकिंग धोखाधड़ी है उसमें उपयोग करने के लिए कहा जा रहा है, और ये एक तरह से काफ़ी सटीक रूप में प्रभावी होगा ऐसा माना जा रहा है। तो यहाँ पर आप डिजिटल रूप में जो भी एक तरह से आप बोलते हैं उसका एक वॉइस प्रिंट बनाया जाता है, और इसकी तुलना जो भी एक तरह से उपभोक्ता है या जो भी किसी भी तरह का भुगतान करना चाहता है उसकी आवाज़ के साथ किया जाता है। तो डिजिटल फुटप्रिंट आपकी आवाज़ का पहले से बैंक के पास स्टोर है, और जो आप भुगतान करना चाहते हैं तो आप करते समय जो भी एक तरह से वहाँ पर अपने कमांड देते हैं तो वॉइस कमांड को एक तरह से मैच कराया जाएगा, और उस आधार पर आपका ऑथेंटिकेशन पूरा होगा। यहाँ पर आप ध्यान रखें, वॉइस ऑथेंटिकेशन ज़्यादा सटीक है जो भी हमारे नॉलेज बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। जैसे अगर हम ओटीपी की एक तरह से बात करते हैं, या अगर हम अलग अलग प्रकार के जो पासवर्ड का उपयोग करते हैं उनकी अगर हम बात करें, तो यहाँ पर माना जाता है कि इन दोनों से ज़्यादा बेहतर वॉइस ऑथेंटिकेशन होगा। तो यहाँ पर आवाज़ जो एक तरह से है उसको एक तरह से उपयोग करना काफ़ी आसान होता है। तो वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी थोड़ी सस्ती मानी जा रही है, और साथ साथ इसके लिए कोई रीडर या किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, और ये एक तरह से गैर आक्रामक है। देखिए, गैर आक्रामक का मतलब ये है कि लोगों की जो निजता है उसका भी एक तरह से हनन नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप किसी की बायोमेट्रिक इकट्ठा करते हैं तो उसके कुछ आंकड़े एकत्र होते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति की तस्वीर हो सकती है, साथ साथ उसके अंगूठे का निशान हो सकता है, या साथ साथ अगर हम देखें तो उसका जो आइरिस यानी आंख का जो स्कैन लिया जाता है वो रहता है। तो इस तरह के अलग अलग जो भाग हैं वो निजता के साथ में जुड़े हुए हैं, और ये विवादित है। लेकिन जब हम बात करते हैं वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में, तो इसको एक तरह से निजता का हनन नहीं माना जाता है। ये आसानी से पोर्टेबल भी है, कहीं पर ले जाकर इसका उपयोग किया जा सकता है, और बहुत दूर स्थान पर भी कोई एक तरह से अगर है तो उसकी आवाज़ अगर रिकॉर्डेड है तो उस आधार पर पहचान सुनिश्चित हो सकती है। यानी रिमोट एरियाज में जो बहुत दूरस्थ स्थान है वहाँ पर भी एक तरह से इस तकनीक का हम उपयोग कर सकते हैं। और आप देखें, माना यह जाता है कि जो पासवर्ड होता है, और अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते हैं तो वो ज़्यादा एक तरह से माना जाता है सुरक्षित। और आप ध्यान दें कि यहाँ पर 81% जो हैकिंग है, अगर हम साइबर धोखाधड़ी की बात करें, तो वो कमज़ोर पासवर्ड के कारण हुई है। तो सामान्य तौर पर पासवर्ड की नकल करना या पासवर्ड को क्रैक करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसी की वॉइस या स्पीच को सेम उसी तरह से बना लेना, वो उतना आसान नहीं होता है। तो ये भी है कि कमज़ोर पासवर्ड के कारण जो भी आपके बैंकिंग फ्रॉड हो रहे हैं उनको रोकना भी एक तरह से संभव हो पाएगा। अगर हम वॉइस टेक्नोलॉजी की बात करें, तो अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई साइबर अपराध करने के लिए कॉल किया गया है, तो वहाँ पर वो तुरंत विश्लेषण करके कि भाई जिसने मान लीजिए अकाउंट में लेन देन करना है उसकी आवाज़ मैच हो रही कि नहीं हो रही है। अगर मैच नहीं हो रही है तो जो व्यक्ति संदिग्ध है उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके एक एविडेंस के रूप में रखा जा सकता है, और जब भी व्यक्ति पकड़ा जाता है जो साइबर धोखाधड़ी कर रहा है उसकी जो भी एक तरह से वॉइस है उसको मैच किया जा सकता है जब उसने फ्रॉड के लिए कॉल किया था। इसका प्रमुख रूप से उपयोग जो साइबर धोखाधड़ी में लोग शामिल हैं उनके खिलाफ एक तरह से सबूत इकट्ठा करने में भी हो सकता है। तो ये एक बहुत ही मजबूत एविडेंस के रूप में माना जाएगा। तो ये स्थिति भी कहीं ना कहीं वॉइस टेक्नोलॉजी को मजबूती प्रदान करती है। साथ साथ आप देखें, इसमें जो भी एक तरह से इसका उपयोग करने वाला है उसकी व्यक्तिगत जानकारी को प्रकट करने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने बात करी, किसी व्यक्ति की तस्वीर आप ले लीजिए, या उसके आंखों का स्कैन है, या अगर हम थंब इम्प्रेशन की बात करें, तो इस तरह के कोई आंकड़े इसमें इकट्ठे नहीं होते हैं। यहाँ पर जो भी निजता के अधिकार हैं उनके संदर्भ में स्थितियाँ ज़्यादा सुरक्षित हैं अगर हम किसी अन्य तकनीक से तुलना करें। अगर हम बैंकिंग क्षेत्र में देखें तो वॉइस टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो फरवरी 2019 में HSBC मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से शुरू कर चुकी है। यानी मोबाइल बैंकिंग में जब भी किसी उपभोक्ता की पहचान करनी है तो वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से HSBC करता है। और यहाँ पर आप देखें, HSBC में ये जो तकनीक उपयोग की जा रही है, इससे मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से धोखाधड़ी के जो मामले हैं उनमें 50% से ज़्यादा की गिरावट आई। तो आप देखें कि ये एक तरह से वॉइस को बायोमेट्रिक के रूप में इकट्ठा करके उसका तकनीक में उपयोग करना, सुरक्षा बढ़ाना, इसके संदर्भ में एक जो उद्योग है उसको भी बढ़ावा देगा। तो वॉइस
वॉइस बायोमेट्रिक्स के संदर्भ में जो उद्योग है वो तेजी से बढ़ेगा। तो ये एक नया कह सकते हैं कि क्षेत्र होगा जहां पर तकनीक को मजबूत करके हम साइबर अपराध को और रोक पाएंगे। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि 2026 तक वॉइस बायोमेट्रिक्स का जो उद्योग है उसमें आप देखें तो प्रमुख रूप से 22.8% की एक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर देखी जाएगी, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये आपका एक तरह से 22.8% की वृद्धि दर दिखा रहा है और माना जा रहा है कि ये लगभग 309 अरब डॉलर का एक बाजार बन सकता है। तो आप कह सकते हैं तकनीकी विकास में वॉइस रिकॉग्निशन जो टेक्नोलॉजी है वो एक नए उद्योग के रूप में भी स्थापित होगी। साइबर धोखाधड़ी रोकने में तो ये मदद करेगा ही। इसी के साथ साथ अगर हम बैंकिंग अपराधों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में इसके उपयोग की बात करें, वॉइस टेक्नोलॉजी का प्रमुख रूप से जो उपयोग है वो फॉरेंसिक में हो सकता है और साथ साथ जो पुलिस प्रशासन में अलग अलग मामलों में जो भी एक तरह से एविडेंस इकट्ठा करने की बात है तो ये इसमें काफ़ी सहायक हो सकता है। और जैसा हमने बात करी, वर्तमान में गिरफ्तार जो व्यक्ति है और उसका जो भी रिकॉर्डेड एक तरह से हमारे पास भाग है उससे अगर हम तुलना करें तो हम व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये एक तरह से फॉरेंसिक में भी मदद करेगा। और भारत में आप देखें जिस तरह से 5G की शुरुआत हुई है, पुलिस प्रशासन को एक तरह से नई तकनीक में वॉइस टेक्नोलॉजी काफ़ी मदद कर सकती है। तो ये पुलिस दक्षता को मजबूत करेगा, अपराधियों की पहचान आसान हो जाएगी, अपराधियों को ट्रैक करना आसान होगा और बेहतर रूप में जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो एक तरह से किसी भी कह सकते हैं आपराधिक घटना के विरुद्ध में कार्रवाई करने के लिए तेजी से प्रयास कर सकता है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सरकार की अलग अलग योजनाओं में जो भी एक तरह से कल्याणकारी राशि लोगों के बैंक खातों में डाली जाती है, या मान लीजिए जो व्यक्ति पेंशन प्राप्त कर रहा है तो उसके जीवन प्रमाण पत्र के लिए उसे सरकारी कार्यालय में या ऑनलाइन रूप में अपनी एक तरह से जो एप्लीकेशन है वो भरनी पड़ती है और अपनी पहचान बतानी पड़ती है। लेकिन आप देखें वॉइस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति के खाते में जो पैसा है सुरक्षित रूप में और जीवन प्रमाण पत्र के संदर्भ में जो स्थितियां हैं वो घर से एक तरह से सत्यापित की जा सकती हैं। तो ये भी एक तरह से मदद प्रदान करेगा अगर हम वॉइस टेक्नोलॉजी की बात करें। आप देखें चेहरे की पहचान करने की जो तकनीक है, यानी जो एक तरह से फेशियल रिकॉग्निशन होता है, उसमें माना जाता है कि त्रुटि की जो दर होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि फेशियल एक तरह से जो एक्सप्रेशन होते हैं उनकी नकल की जा सकती है। प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से कुछ सुधार हो जाता है तो उसमें पहचान एक तरह से कर पाना उतना आसान नहीं होता है और साथ साथ व्यक्ति को कैमरे में सीधे देखना पड़ता है और तभी एक तरह से जो फेशियल रिकॉग्निशन है वो सही से काम करता है। लेकिन जब हम बात करते हैं साउंड की तो यहाँ पर त्रुटि की दर काफ़ी कम हो जाती है और आपको आंखों में संपर्क करके देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका साउंड कहीं से भी बोलते हुए रिकॉर्ड हो जाता है तो वो यहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। तो ये एक तरह से जो इसका उपयोग है वो कहीं ना कहीं आसान करेगा। वॉइस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा उपयोग यही सिद्ध हो रहा है कि जो प्रमाणीकरण की स्थिति है वो काफ़ी सटीक हो जाएगी। और आप देखें कि जब भी हम वॉइस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं तो जो भी एक तरह से वॉइस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम उपभोक्ताओं को सुविधाएं दे रहे हैं उसमें काफ़ी सुधार हो सकता है। तो उपयोगकर्ता का जो अनुभव है वो काफ़ी एक तरह से आसान हो जाएगा। एक कॉल में जो भी कॉल सेंटर में समय लगता है वो घटेगा और कॉल सेंटर की जो लागत है वो हम कम कर सकते हैं, क्योंकि आप देखें कॉल सेंटर के माध्यम से जो काम हो रहे हैं वो सीधे हम ऑटोमेटिक रूप में उपभोक्ता की जो वॉइस रिकॉर्ड है उससे तुलना करके भुगतान की प्रक्रियाओं को कर सकते हैं। तो ये कॉल सेंटर की लागत की स्थिति को भी कहीं ना कहीं घटाएगा। यहाँ पर हम जिस वॉइस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ये काफ़ी संवेदनशील मानी जाती है और एक तरह से अगर किसी उपभोक्ता की आवाज़ की नकल की जा रही है तो यह आसानी से उसे पहचान सकती है। साथ साथ अगर रिकॉर्डिंग चल रही है वो पहचाना जा सकता है। तो ये सारी पहचान अगर हो पाती हैं तो इसके आधार पर उपभोक्ता की पहचान हम अंतिम रूप में सही रूप में दे पाएंगे। और अगर उपयोगकर्ता को किसी भी तरह से मान लीजिए सर्दी या गले में खराश है या बोलने में किसी तरह की समस्या है तो वो जो बात है उसको भी एक तरह से ये जो तकनीक है वो रिकॉर्ड कर सकती है। बैंकिंग धोखाधड़ी साथ साथ जो साइबर अपराध हैं उन सब में वॉइस टेक्नोलॉजी काफ़ी बड़ी मदद कर सकती है भारत में। तो इसके प्रयोग को तेज़ी से और जल्द एक तरह से बढ़ाने की आवश्यकता है। क्या इसमें कुछ नकारात्मक पक्ष हैं? बिल्कुल कुछ नकारात्मक पक्ष हैं। यह तकनीक आप देखें 100% फुल प्रूफ नहीं है और कभी कभी इसके द्वारा जो भी एक तरह से रिकॉग्निशन किया जाता है, जो आवाज़ पहचानी जाती है, उसमें कुछ दोष रहते हैं। तो इस तरह के प्रमाण देखे गए हैं। लेकिन आप देखें इसकी जो सटीकता है वो 90 से 99% के बीच में है और ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इस रूप में वॉइस टेक्नोलॉजी को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ साथ आप देखें कि यहाँ पर कुछ ऐसे सिस्टम भी डेवलप किए जा रहे हैं जहाँ पर एक तरह से लिंग और उम्र के अनुसार जो वॉइस है उसको पहचाना जा सकता है। किस जेंडर का व्यक्ति है और वर्तमान में उसकी उम्र क्या है उसके अनुसार भी एक तरह से जो वॉइस रिकॉग्निशन की टेक्नोलॉजी है वो पहचान कर सकती है। तो ये एक तरह से जब आगे बढ़ेगा तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि वॉइस टेक्नोलॉजी जो सत्यापन कर पाएगी वो 100%।
तो जो वैलिडिटी एक तरह से प्रूव करना है वो 100% हो जाएगा अगर हम व्यक्ति के लिंग और उम्र के अनुसार वॉइस टेक्नोलॉजी का परीक्षण सही रूप में कर पाते हैं। और अभी इसके प्रमाण मिल रहे हैं कि इस तरह की स्थिति वॉइस टेक्नोलॉजी में की जा सकती है। लेकिन और विस्तृत रूप में अगर ये होगा तो जो थोड़ी बहुत यहाँ पर नकारात्मक स्थिति दिख रही है वो दूर हो जाएगी। तो 100% अगर सटीकता आ जाएगी तो इस तकनीक का उपयोग, चाहे हम बैंकिंग अपराध की बात करें या हम बात करते हैं अन्य प्रकार के साइबर अपराध, वहां पर एक तरह से आसानी से की जा सकती है। आज के दूसरे आलेख को हम देखते हैं, शुड इंडिया रिव्यू इट्स पोजीशन ऑन द तालिबान। यहाँ पर अगर हम देखें तो सुहासिनी अदर के साथ में 2 विशेषज्ञों का इंटरव्यू प्रकाशित है। यहाँ पर इस इंटरव्यू में ये चर्चा की जा रही है कि वर्तमान में तालिबान के साथ में भारत जिस तरह की नीति का पालन कर रहा है वो एक तरह से रिव्यू करने की स्थिति में है या नहीं है, मतलब उसकी समीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यानी जो भारत की नीति तालिबान को लेकर है अफगानिस्तान में, क्या वो सही है या क्या उसमें कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है। आप देखें भारत की नीति में एक बड़ा परिवर्तन रहा है। 2000 अगर हम 21 की बात करें, अमेरिका के द्वारा तालिबान के साथ जो समझौता हुआ, अमेरिका की सेना वापस हुई और लगभग 1 साल का समय आप कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के दूसरी बार जो सत्ता है उसका पूरा हो रहा है। यानी अगर हम तालिबान 2.0 की बात करें तो यहाँ पर अब भारत अपना जो संपर्क है वो धीरे धीरे तालिबान से मजबूत कर रहा है और कहीं ना कहीं कुछ कह सकते हैं विशेषज्ञ इसका विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही समीक्षा की जा रही है कि स्थितियाँ क्या हैं और भारत को क्या परिवर्तन करने की गुंजाइश बनती है या नहीं बनती है। आलेख पृष्ठ संख्या 11 पर है और सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। अगर भारत के द्वारा तालिबान के साथ संबंधों को बनाया गया तो उसके कारण क्या थे, क्योंकि अगर हम 2001 के समय में देखें जब एक तरह से 9/11 का हमला हुआ था अमेरिका पर आतंकवादी, और उसके बाद की स्थितियों में आप देखें कि अमेरिका और उसके जो समर्थक देश हैं उनका हमला हुआ प्रमुख रूप से अगर हम देखें अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर। प्रमुख रूप से अगर हम तालिबान की पहली जो सत्ता की स्थिति है अफगानिस्तान में, अगर हम 1996 से 2001 के बीच में देखें, जब तक अमेरिका का हमला नहीं हुआ और तालिबान को सत्ता से हटाया नहीं गया, तब तक की स्थितियों में भारत तालिबान का लगातार विरोध करता रहा और हम नॉर्दर्न अलायंस का एक तरह से साथ देते थे, जिसमें प्रमुख रूप से ताजिक एक तरह से लोग शामिल थे। और इसमें अगर हम देखें तो ताजिक नेता अहमद शाह मसूद प्रमुख रूप से इसका नेतृत्व कर रहे थे। यह अलग बात है कि तालिबान की तरफ से बम विस्फोट में उनकी मृत्यु हुई। वर्तमान में अगर हम देखें तो उनके जो पुत्र हैं वो नॉर्दर्न अलायंस को संचालित कर रहे हैं। वर्तमान में आप देखें तो नॉर्दर्न अलायंस का नाम बदल चुका है और इसे नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट यानी NRF के नाम से जाना जाता है। तो भारत ने हमेशा इसको मजबूती एक तरह से दी है तालिबान के साथ में जो संबंध की स्थितियां थीं वहां पर एक संतुलन बनाने के लिए, क्योंकि हम तालिबान का विरोध करते थे, क्योंकि वह आतंकवाद का समर्थन कर रहे थे और सामान्य मानवाधिकारों का हनन करते थे। प्रमुख रूप से महिलाओं के अधिकारों को लेकर स्थितियां बहुत खराब थी। इस आधार पर देखें तो 1996 से 2001 का जो तालिबान एक तरह से 1.0 था, वहां पर भारत उसका एक तरह से धुर विरोधी था। लेकिन वर्तमान स्थितियों में आप देखें यानी 2021 के बाद जब से वो सत्ता में दोबारा आए हैं, हम एक तरह से कहीं ना कहीं उनके साथ में संपर्क मजबूत कर रहे हैं। अब इसका एक कारण ये भी है कि आप 96-2001 में देखें USA यहाँ पर एक विरोधी था और सत्ता में तालिबान को हटाने के लिए काम कर रहा था। अब उन्होंने तालिबान के साथ सहयोग किया है और उनको एक तरह से सत्ता में आने दिया है। तो आप देखें कि वैश्विक स्थिति पलट चुकी है और इसीलिए सबसे बड़ा कारण ये है कि हम अपने सामरिक हितों को देख रहे हैं। खास तौर से अगर हम मध्य एशिया की बात करें तो सेंट्रल एशिया में एक तरह से आप देखें अफगानिस्तान का बहुत महत्व है, भारत के साथ उसकी सीमा लगती है और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान से अगर हमारे संबंध मजबूत रहते हैं तो मध्य एशिया यानी अगर हम कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान इन देशों की बात करें और इनके माध्यम से आगे चलकर अगर हम रूस तक अपनी जो पहुंच की बात करें वहां पर स्थितियां हम मजबूत कर सकते हैं। मध्य एशिया में हमारे जो सामरिक हित है उनके लिए हमें अफगानिस्तान एक तरह से मजबूत स्थिति में चाहिए और भारत की वहां पर मजबूत स्थिति होनी भी चाहिए। तो हमारे लिए सामरिक हित में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण रूप में दूसरा कारण ये है कि वर्तमान स्थितियों में भारत से ज़्यादा आप देखें तालिबान को एक तरह से भारत की जरूरत है। इसका कारण ये है कि वो घरेलू रूप में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी जो सत्ता है उसको वैधता देना चाहते हैं और उन्हें मालूम है कि भारत से उनकी भौगोलिक निकटता है, मतलब भारत के अफगानिस्तान के साथ सीमा है, भारत का आर्थिक आकार, सैन्य क्षमता और हमारा जो मजबूत राजनीतिक नेटवर्क है उसकी अगर हम बात करें तो ये सारी स्थितियां तालिबान को वैधता दिलाने में काफ़ी मदद कर सकती हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें तालिबान की तरफ से भी भारत सरकार के साथ संपर्क बढ़ाने का लगातार प्रयास किया गया है क्योंकि ये उनको वैश्विक स्तर पर एक वैधता दिलाएगा। आप ध्यान रखें वैश्विक स्तर पर तालिबान के साथ एक तरह से जो आधिकारिक संबंध है वो दुनिया के लगभग सभी देशों की तरफ से नहीं है। तो तालिबान को वैधता प्राप्त करनी है और उसके लिए प्रमुख रूप से भारत एक उनके लिए बड़ी सहायता कर सकता है।
तो ये एक बड़ा कारण माना जाता है। तो इसीलिए आप ध्यान रखें, भारत एक तरह से अफगानिस्तान में अपनी स्थिति को मजबूत रखना चाहता है, क्योंकि आप देखें कि 2001 से अगर हम बात करते हैं 2021 तक, जब तक तालिबान दोबारा नहीं आया, तब तक हमने विकास की बड़े पैमाने पर गतिविधियां अफगानिस्तान में की हैं। वो चाहे शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, या वहाँ पर अगर हम बिजली उत्पादन की बात करें, तो जिन क्षेत्रों में हमने काम किया है तो वो एक तरह से हमारे लिए हानि हो जाएगी। तो हमारा अफगानिस्तान में जो निवेश था वो हमारे लिए एक तरह से जीरो हो जाएगा अगर हम तालिबान के साथ अभी संपर्क नहीं बढ़ाएं। और ऐसी स्थिति में हमारा जो ध्रुव विरोधी है पाकिस्तान, उसको एक तरह से अफगानिस्तान में और एक तरह से कह सकते हैं वरीयता मिल सकती है। वैसे भी तालिबान के साथ उनका संपर्क मजबूत है। तालिबान के लड़ाकों का पूरा जो निर्माण या उनकी ट्रेनिंग आप कह सकते हैं पाकिस्तान में हुई है। तो उस रूप में कहीं ना कहीं भारत अपनी स्थिति जो उसने 2001 से 21 के बीच में निवेश करके स्थापित की है, उसको पूरी तरह से खोना नहीं चाहता है। ये भी एक कारण है। तो हम ये चाहते हैं कि हमने जो प्रयास पिछले लगभग 20 साल में किए हैं, उसके परिणाम हम एक झटके में न खो दें, और इसके लिए हम तालिबान से संपर्क की स्थितियों में जा रहे हैं। हम ये भी ध्यान रखें, तालिबान की तरफ से कई बार ऐसे बयान भी दिए गए हैं कि वो पाकिस्तान से स्वतंत्र होकर एक तरह से अपनी सत्ता यहाँ पर चलाएंगे। और आप देखें कि तालिबान में जो सत्ता में लोग हैं वो अफगानी लोग ही हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं घरेलू समर्थन प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होकर काम करने की अगर तालिबान नीति अपनाता है और मजबूती से, तो भारत के लिए ये स्थिति बेहतर है। तो इसीलिए हम तालिबान से संपर्क बढ़ा रहे हैं। तालिबान जिस तरह से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहता है, उन स्थितियों में भारत उसकी सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है इस क्षेत्र में। क्योंकि आप भी ध्यान रखें, पाकिस्तान अगर तालिबान को किसी तरह का महत्व देता है तो वैश्विक स्तर पर उससे ज़्यादा प्रमाण उसे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर भारत एक तरह से महत्व देता है तो वैश्विक स्तर पर तालिबान की सत्ता को ज़्यादा प्रमाण मिलेगा। ये तालिबान भी जानता है। और आतंकवाद के सामना करने की जो स्थितियां हैं उसे भी हमें देखना पड़ेगा। तो तालिबान आतंकवाद के साथ में जरूर जुड़ा रहा है, लेकिन आप देखें कि वहाँ पर भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ आप देखें कई इस तरह के जो हमले हैं वो हुए हैं। ऐसी स्थिति में अगर आतंकवाद वहाँ से समाप्त होगा तभी वहाँ पर शांति स्थापित हो सकती है। और आतंकवाद की समाप्ति के लिए तालिबान का समर्थन जरूरी है। और आप ध्यान रखें, अगर तालिबान आतंकवाद की स्थितियों से थोड़ा अपने आप को अलग हटाता है या उसके समर्थन को कम कर देता है, तो हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान की स्थिति को कमजोर देखेंगे। क्योंकि अफगानिस्तान का उपयोग करके पाकिस्तान भारत विरोधी स्थितियां मजबूत करता है और सीमा पर आतंकवाद को जो ट्रेनिंग कैंप है वो अफगानिस्तान से भी संचालित करता है। तो ये स्थितियां रुक सकती हैं और इसके लिए हमें तालिबान से समर्थन की आवश्यकता है। तो तालिबान के साथ जो संपर्क है वो आतंकवाद के समापन को लेकर भी स्थितियां आगे बढ़ा सकता है। और जैसा हमने चर्चा किया कि वर्तमान में जो नॉर्दर्न अलायंस है जिसमें ताजिक प्रमुख रूप से शामिल है, वो थोड़ा कमजोर है। और आप देखें कि जो लोग नॉर्दर्न अलायंस के परंपरागत एक तरह से समर्थक थे, जैसे अगर हम बात करें रूस की या अगर हम बात करें ईरान की, तो वो भी एक तरह से वर्तमान में तालिबान के साथ संपर्क बढ़ा रहे हैं। भारत की अगर हम बात करें तो रूस और ईरान की तुलना में हम नॉर्दर्न अलायंस में उतने नहीं जुड़े हुए थे जितना रूस और ईरान। वर्तमान में अफगानिस्तान की जो वस्तु स्थिति है उसके अनुसार हमें एक तरह से अपना निर्णय लेना है और हमने उसी अनुसार निर्णय लिया है। हमने प्रारंभिक समय में तालिबान से तुरंत उसको किसी भी तरह से आधिकारिक रूप में मान्यता नहीं दे दी थी। जब वो सत्ता में 2021 में दोबारा आए, हमने इंतजार किया। जब तालिबान की तरफ से संदेश आया, तालिबान की तरफ से भारत सरकार से संबंध बढ़ाने के बयान आए, उसके बाद एक तरह से हमारे प्रयास ज़्यादा बढ़े। तो हम ध्यान रखें, वर्तमान में तालिबान अफगानिस्तान की एक तरह से सच्चाई है और यह हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और आने वाले समय में अगर वो धीरे धीरे सुधार करते हैं, खासतौर से जो शिक्षा को लेकर या महिलाओं के अधिकार के संदर्भ में अगर वो सुधार की स्थितियों में आते हैं, तो भारत वहाँ पर पीछे रहना नहीं चाहता है। क्योंकि तालिबान अगर मजबूती से वहाँ स्थापित होना चाहता है तो उसे ये सुधार करने ही पड़ेंगे। तो भविष्य में शायद ये स्थितियाँ बने, तो इसके लिए भारत अपने आप को तैयार रखना चाहता है। तो हमारी जो नीति है अफगानिस्तान को लेकर तालिबान के साथ में, उसकी प्रासंगिकता आप देखें किस रूप में है। पहला ये कि अगर भारत वहाँ पर एक तरह से मौजूद रहता है, जो भी हमने एक तरह से विकासी गतिविधियाँ अफगानिस्तान में की हैं उसको एक तरह से और बढ़ाते हुए, तो हमारी अगर उपस्थिति रहेगी तो शिक्षा के क्षेत्र में, महिला अधिकार के क्षेत्र में शायद तालिबान एक तरह से प्रयास बढ़ाने के लिए मजबूर हो। तो भारत अपने प्रभाव को तालिबान पर तभी उपयोग कर सकता है जब हम अफगानिस्तान में रहेंगे। अफगानिस्तान में भारत ने अपना तकनीकी रूप में जो केंद्र खोल रखा है उसके माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं। तालिबान को परिवर्तित करने की जो स्थितियां वो तभी बनेंगी जब हम तालिबान के साथ संपर्क बनाएंगे और अफगानिस्तान में रहेंगे। अफगानिस्तान से अलग हट के तालिबान को किसी भी तरह से संपर्क में न रख के हम तालिबान को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो सामाजिक स्थिति जो अफगानिस्तान में कमजोर दिख रही है, खासतौर से महिला अधिकार को लेकर, वो तभी बदली जा सकती है जब भारत वहाँ पर उपस्थित रहेगा। तो प्रासंगिकता पहली ये है। दूसरी,
कुछ ऐसे संगठन हैं जो एक तरह से आप देखें कि वर्तमान में अफगानिस्तान में हमला कर रहे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इस्लामिक स्टेट खोरस्तान प्रोविंस यानी आईएस की, और ये आप देखें तो इस्लामिक स्टेट का एक तरह से भाग है। अफगानिस्तान में अगर हम देखें जो अल्पसंख्यक हैं, जैसे अगर हम सिया की बात करते हैं, सिखों की बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं, उन पर जो हमले बढ़े हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह के जो संगठन है वो उत्तरदायी हैं। यानी तालिबान पूर्ण रूप में उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो अगर हम तालिबान का अभी सहयोग करते हैं तो शायद इस तरह के जो आतंकवादी संगठन है उनके प्रभाव को अफगानिस्तान में रोक सकते हैं और अल्पसंख्यकों के जो हित है उनकी रक्षा हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर हम पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करें तो आप इसे तालिबान का एक तरह से पाकिस्तानी रूप कह सकते हैं। तो ये आतंकी समूह भी अफगानिस्तान से ज़्यादा एक तरह से समर्थन प्राप्त कर रहा है। तो अगर हम तालिबान के साथ में स्थितियां मजबूत करते हैं तो टीटीपी की स्थिति को पाकिस्तान में कमजोर किया जा सकता है। और ध्यान रखें, टीटीपी जरूर पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन आगे चलकर यह भारत विरोधी स्थितियों में भी जा सकता है, क्योंकि इस तरह के टीटीपी के कई आतंकवादी नेताओं के बयान आए हैं। तो ये दिखाता है कि टीटीपी के नियंत्रण के लिए तालिबान की जो स्थिति है वो अफगानिस्तान में मजबूत होनी चाहिए और साथ साथ जो बाहरी दुनिया है उसका प्रभाव तालिबान पर बढ़ना चाहिए, तभी टीटीपी जैसे संगठन रोके जा सकते हैं। और आप देखें 2014 में इनके द्वारा जिस तरह से पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया गया और 2014 में इस्लामाबाद के बाद पहली बार आप देखें पाकिस्तान की राजधानी में दोबारा हमला टीटीपी ने किया 2022 में। तो ये सब दिखा रहा है कि ये समूह तेजी से पाकिस्तान में अपने पैर पसार रहा है और पाकिस्तान में आतंकवाद का बढ़ना, इसका सीधा प्रभाव भारत में सीमा पार आतंकवाद का बढ़ना, इसे आप हमेशा ध्यान रखें। तो इसीलिए कहा जाता है कि आपके पड़ोसी अगर खुश हैं तो आपके खुश होने की संभावना बढ़ जाती है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की स्थितियां सामान्य रहें, इसमें टीटीपी संगठन का रोकना काफी जरूरी है और इसके लिए तालिबान की आवश्यकता काफी हद तक पड़ेगी। पाकिस्तान में स्थितियां सामान्य रहें, आतंकवाद रुका रहे, इसके लिए टीटीपी को रोकना बहुत आवश्यक है और इसके लिए तालिबान का उनके ऊपर जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आवश्यक है। और इन स्थितियों के लिए भारत भी तालिबान पर एक तरह से दबाव डाल सकता है। तो हम अपने सीमा पार आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप में ये प्रयास कर रहे हैं। इस रूप में भी अगर हम देखें तो तालिबान के साथ हमारे संबंधों की प्रासंगिकता बनती है। अफगानिस्तान का विकास हमारे लिए प्राथमिकता है। अफगानिस्तान के साथ हमारे परंपरागत संपर्क रहे हैं। बड़ी संख्या में अफगानी जो विद्यार्थी हैं वो भारत में शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो ये सारी स्थितियां कहीं ना कहीं हमें दिखाती हैं कि हमें अफगानिस्तान में जो हमने एक तरह से काम 2001 से 2021 के बीच में किया है उसमें और आगे बढ़ने की जरूरत है। तो इस रूप में तालिबान के साथ हमारे जो संपर्क है वो प्रासंगिक बनते हैं। और अंत में जैसा हमने पहले भी चर्चा किया कि अल्पसंख्यक जो समूह हैं उनकी भागीदारी एक तरह से अफगानिस्तान में सुनिश्चित हो, यानी वो सुरक्षित महसूस करें, वो चाहे सिया समूह हो या अगर हम बात करते हैं प्रमुख रूप से हिंदुओं की या सिखों की। तालिबान वहां पर सत्ता पर नियंत्रण कर रहा है, तो अगर उसके द्वारा जो भी अल्पसंख्यक समूह हैं उनके लिए सुरक्षा की बात की जाएगी तो कहीं ना कहीं वो स्थितियां हो सकती हैं और वो तभी होगी जब भारत जैसे देश तालिबान पर दबाव बना पाए और उसके लिए तालिबान के साथ संपर्क रखना आवश्यक है। तो वर्तमान में तालिबान के साथ जो नीति है वो आप कह सकते हैं एक ऐसी स्थिति है जहां पर वैश्विक स्तर पर लोगों के पास ज़्यादा विकल्प नहीं है। जब अमेरिका अपने विकल्प एक तरह से खो चुका है और तालिबान को मान्यता देकर काम कर रहा है, उसके साथ शांति समझौता 2021 में कर रहा है, तो भारत को इस प्रयास के लिए जाना चाहिए, इसमें किसी तरह की दो राय नहीं हो सकती है। आज के अगले आलेख को हम देखते हैं और ये भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध के साथ ही जुड़ा हुआ है और ये मालदीव में जो वर्तमान घरेलू स्थितियां हैं उसके संदर्भ में है। मालदीव की अगर हम बात करें तो हमारा एक तरह से समुद्री पड़ोसी देश है और द्वीपीय देश के रूप में मालदीव की जो स्थिति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो लक्षद्वीप के क्षेत्र से कह सकते हैं बहुत दूर नहीं है मालदीव का भाग। तो मालदीव में जो स्थितियां रहती हैं वो पूरे हिंद महासागर पर कहीं ना कहीं भारत की जो स्थिति है उस पर प्रभाव डाल सकती हैं। तो हमें हिंद महासागर में अपनी जो स्थिति है उसकी मजबूती को लेकर कहीं ना कहीं जो मालदीव की स्थितियां हैं वहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आलेख में प्रमुख रूप से ये कहा गया है कि मालदीव की जो घरेलू राजनीति है उसमें भारत एक सीमित स्तर पर प्रभाव रखे, क्योंकि वर्तमान में आप देखें कि एक तरह से वहां पर जो विरोधी दल हैं उनके द्वारा इंडिया आउट जैसी जो कैंपेन है वो मालदीव में चलाई जा रही है। तो ये स्थितियां एक तरह से खतरनाक हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो मालदीव के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जो 2013 से 18 के बीच में मालदीव के राष्ट्रपति थे, अब्दुल्ला यामीन, उन्हें एक आपराधिक अदालत ने मालदीव में दोषी ठहराया है और इस कारण से माना जा रहा है कि उनके चुनाव लड़ने की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है, क्योंकि उन पर आरोप है कि उनके राष्ट्रपति काल में उन्होंने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का एक तरह से कार्य किया और इसमें दोषी पाए जाने के कारण उनको 11 साल की कैद और $5 मिलियन का जुर्माना लगाया गया है। मालदीव के अगर हम संविधान की बात करें तो किसी भी उम्मीदवार को अगर आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया जाता है और 1 वर्ष से अधिक की उसे सजा सुनाई जाती है तो वह अयोग्य घोषित हो जाता है चुनाव लड़ने से।
और साथ साथ जब तक वो रिहा नहीं होगा और रिहा होने के 3 साल की अवधि में भी उसको एक तरह से चुनाव लड़ने की प्रक्रियाएं नहीं बनती हैं। तो भविष्य में अब्दुल्ला यामीन के द्वारा जो 1 वर्ष के बाद आम चुनाव होने वाला है उसमें भाग लेने की प्रक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। और आप देखें, माना यह जा रहा है कि ये उन पर आरोप गलत है, ऐसा उनकी पार्टी के द्वारा कहा जा रहा है। लेकिन इसी तरह का काम हम देखें, पूर्व राष्ट्रपति हैं मोहम्मद नाशीद, जो वर्तमान में मालदीव की संसद में स्पीकर हैं, उनके साथ भी हुआ था। क्योंकि उनका जो राष्ट्रपति का कार्यकाल था 2008 से लेकर अगर हम 12 के बीच में देखें, उस पर ये आरोप लगते हैं। मोहम्मद नाशीद के संदर्भ में माना जाता है वो भारत समर्थक हैं, जबकि अब्दुल्ला यामीन भारत के विरोधी माने जाते हैं। 13 से 18 के बीच में आप देखें, चीन का जो प्रभाव है वो मालदीव में बढ़ता गया है। तो यहाँ पर वर्तमान में जो सत्ता में राष्ट्रपति सोलेह हैं और मोहम्मद नाशीद, उन दोनों को भारत का समर्थक माना जाता है। तो यहाँ पर जो काम अब्दुल्ला यामीन ने मोहम्मद नाशीद के साथ किया था, वही स्थिति अब अब्दुल्ला यामीन पर आ रही है। भारत ने मालदीव में हमेशा विकास की गतिविधियां बढ़ाते हुए अपने आप को एक तरह से एक सहयोगी देश के रूप में आगे बढ़ाया है। अवसंरचना को मजबूत किया है, खासतौर से परिवहन की बात करें, अलग अलग प्रकार के लंबे ऋण दिए गए हैं और विभिन्न परियोजनाओं में हमने एक तरह से ऋण दिया है। और कोशिश ये है कि अलग अलग जो मालदीव के क्षेत्र उनको आपस में कनेक्ट किया जाए। और इसके लिए आप देखें, जैसे ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, ये सबसे बड़ी परियोजनाओं में एक मानी जा रही है मालदीव में, जहां पर भारत के द्वारा लगभग $400 मिलियन का एक लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जा रहा है, जिसमें समय समय पर इसमें से ऋण दिए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के लिए। और $100 मिलियन का भारत एक लागत के लिए जो भी यहाँ पर अनुदान है वो देने वाला है। इसमें आप देखें तो लगभग 6.7 किलोमीटर का एक ब्रिज बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मालदीव की राजधानी माले को गुलेफालू साथ साथ थिलाफासू यहाँ से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो ये परियोजना मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि अगर हम थिलाफासू की बात करें तो ये प्रमुख औद्योगिक जोन है मालदीव का। तो इस तरह की परियोजनाओं में भारत बड़े पैमाने पर भाग ले रहा है। इसी के साथ साथ भारत अन्य जो परियोजनाएं चला रहा है, हनीमादू हवाई अड्डे का विकास, हुल हुमले क्रिकेट स्टेडियम और गुलेफालू बंदरगाह। तो भारत की विकास गतिविधियों में मालदीव में जो भागीदारी है वो मजबूत है और ये दिखाता है कि भारत मालदीव के संबंध मजबूत हैं। लेकिन वर्तमान स्थितियों में आप देखें कुछ समस्या यहाँ पर दिख रही हैं, और समस्या का प्रमुख कारण आप देखें मालदीव की घरेलू स्थितियाँ हैं। क्योंकि वहाँ की जो विरोधी पार्टियाँ हैं वो वर्तमान जो पार्टी सत्ता में है, और 2 प्रमुख जो नेता हैं, स्पीकर मोहम्मद नाशीद और राष्ट्रपति अगर हम सालेह की बात करें, तो दोनों को एक तरह से दिखाया जा रहा है कि वो भारत समर्थक हैं। तो भारत विरोध को एक तरह से जो विरोधी पार्टियां मालदीव में वो मजबूत कर रही हैं। तो ये हमारे लिए एक तरह से चिंता का विषय है। दूसरी एक स्थिति यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था और भारत का जो आकार है वो मालदीव की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। तो भारत को एक बिग ब्रदर की जो छवि है वो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत पूर्ण रूप में मालदीव में राजनीतिक, आर्थिक हर प्रकार का एक दखल करने का प्रयास कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत को दिखाकर कहीं ना कहीं कमजोर करने का एक प्रयास है। और चीन इसमें एक तरह से भागीदारी कर रहा है, क्योंकि वर्तमान में जो विरोधी पार्टियां हैं वो काफ़ी हद तक चीन से समर्थन प्राप्त कर रही हैं। तो हमारा प्रमुख रूप से प्रयास ये होना चाहिए, घरेलू राजनीति में मालदीव में जितना हमारा एक तरह से दखल है वो कम से कम दिखाई पड़े। राष्ट्रपति सालेह और साथ साथ अगर हम मोहम्मद नाशीद की बात करें, उनके माध्यम से मालदीव में स्थितियां भारत अपनी मजबूत जरूर करें, लेकिन प्रमुख रूप में जो भी एक तरह से मालदीव में निर्णय हो रहे हैं, चाहे राजनीति के रूप में या आर्थिक रूप में, सभी निर्णय मालदीव की सरकारें करें। भारत का दखल बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं भारत विरोध की स्थितियां जो विरोधी पार्टियां हैं उसे मजबूत करने में उनको कहीं ना कहीं सफलता मिल सकती है। इसीलिए भारत को वर्तमान जो स्थितियां हैं उसमें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। खासतौर से पूर्व राष्ट्रपति को जब एक तरह से चुनाव लड़ने से रोका जाएगा, क्योंकि उन्हें आपराधिक न्यायालय में दोषी माना गया है। तो ये जो स्थितियां हैं उसमें भारत को कहीं ना कहीं नियंत्रण रूप में मालदीव में अपने जो प्रयास हैं, खासतौर से विकास की गतिविधियां, उसमें लगातार योगदान बनाए रखना है। आज के अगले आलेख को देखते हैं, और ये कालसा बांदुरी ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रोजेक्ट है उसके संदर्भ में है, जहां पर केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। और यहाँ पर आप देखें जो महादेई नदी है, जो इंटर स्टेट एक तरह से नदी है, उसके संदर्भ में ये प्रमुख रूप से परियोजना है। तो कर्नाटक की तरफ से ये जो परियोजना बनाई जा रही है, इस पर आप देखें गोवा की तरफ से एक तरह से विवाद है। तो महादेई नदी की अगर हम बात करें तो 3 राज्यों में प्रमुख रूप से इसका प्रभाव बनता है, यानी कर्नाटक, साथ साथ अगर हम देखें छोटा सा एरिया महाराष्ट्र के क्षेत्र में, और साथ साथ अगर हम बात करते हैं गोवा में। महादेई नदी का अगर हम उद्गम देखें तो प्रमुख रूप से कर्नाटक के क्षेत्रों से होता है और आगे चलकर ये गोवा के भाग में पहुंचती है। यहाँ पर विरोध ये है कि कालसा बांदुरी ये जो परियोजना बनाई जा रही है, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो जल एक तरह से महादेई नदी में जाएगा उसको डाइवर्ट किया जाएगा, और इसका एक तरह से गोवा के द्वारा विरोध किया जा रहा है। महादेई नदी की अगर हम बात करें तो इसको एक तरह से मांडोवी नदी भी कहा जाता है, और ये प्रमुख रूप से गोवा की लाइफलाइन कही जाती है, क्योंकि मीठे पानी की नदियों में ये प्रमुख नदी है गोवा की।
और गोवा में पेयजल के लिए 43% जो आवश्यकताएं इससे पूरी होती हैं। इसीलिए अगर कर्नाटक के द्वारा ये कलसा बांदुरी जो परियोजना है, इसके माध्यम से वाटर को डाइवर्ट किया जाएगा, पानी को एक तरह से दूसरी जगह ले जाया जाएगा, इससे गोवा में महादेवी का जो प्रवाह है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। इससे गोवा का महादेवी नदी के जल पर जो एक तरह से अधिकार है उसकी स्थितियां प्रभावित होती हैं। तो उद्गम जरूर एक तरह से कर्नाटक में है, लेकिन उसे गोवा राज्य के जो अधिकार हैं उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। इस परियोजना में हालतारा, कलसा और बांडोरा, इन 3 नालों का जो पानी है वो बांध बनाकर एक तरह से डाइवर्ट किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि इसे मालप्रभा नदी है उसके बेसिन में एक तरह से ले जाया जाए। तो आप यहाँ पर देखें, कालसा, हालतारा और सासा बांदुरा, ये 3 जगह से पानी को रोका जाएगा और मालप्रभा नदी का जो क्षेत्र है वहां पर एक तरह से पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। और इसके माध्यम से कर्नाटक में प्रयास ये है कि मानसून के दौरान लगभग 3.90 टीएमसी फीट जो पानी है उसको एक तरह से नहरों के माध्यम से मोड़ा जाए। और इस परियोजना को आप देखें 2012 की जो राष्ट्रीय जल नीति है उसके अनुसार ही बनाया गया है और इससे हुबली, धारवाड़, कोंडागोल शहर और उसके साथ में लगने वाले जो गांव के क्षेत्र हैं वहां पर पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से जल का जो प्रवाह कम होगा गोवा में, उसको लेकर ही विवाद की स्थितियां बनेंगी। तो केंद्र की मंजूरी जरूर है, लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर अभी भी एक तरह से जो मंजूरी बाकी है वो प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो वन विभाग की है, क्योंकि इस परियोजना के बनने से वन का कुछ क्षेत्र एक तरह से जलमग्न होगा। इसी के साथ साथ महादेवी नदी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो भी लंबित है। तो इन सब के प्रकाश में प्रमुख रूप से जो कलसा बंडरी परियोजना है वो अंतिम रूप में कर्नाटक लागू कर पाएगा। आज के अंतिम आलेख को देखते हैं और ये आलेख दिखाता है कि तमिलनाडु में प्रमुख रूप से जो भी एक तरह से सूचना के अधिकार का उपयोग करके सूचनाएं लेने का प्रयास किया जा रहा है उसमें सबसे ज्यादा मामले ऐसे हैं जहां पर प्रमुख रूप से किसी भी तरह की रेस्पॉन्स नहीं दी गई है। यानी प्रमुख रूप से अगर हम तमिलनाडु में देखें तो जो भी आरटीआई के एक तरह से एप्लीकेशन है 2021 से 22 के बीच में आप देखें केवल 14% में रेस्पॉन्स दी गई है। मतलब जो भी एक तरह से पूछा गया आरटीआई में उसका जवाब दिया गया है। महाराष्ट्र में 23%, छत्तीसगढ़ में 48%, आप देखें पश्चिम बंगाल में 73%। तो जहां पर आंकड़ा एक तरह से 60% के ऊपर है, खासतौर से बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये राज्यों की स्थिति बेहतर है, लेकिन तमिलनाडु की स्थिति यहाँ पर काफी खराब है। रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि तमिलनाडु में जो राज्य सूचना आयोग है उसकी जो स्थिति है वो आरटीआई प्रमुख रूप से जो दायर की जा रही है उसमें जवाब देने की स्थिति काफी खराब है और इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक एक तरह से आप स्थितियों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक जो भी सूचना के अधिकार का उपयोग है वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारी आवश्यक जानकारी जो जनता प्राप्त करना चाहती है वो आरटीआई कानून के माध्यम से उसे मिलनी चाहिए। यहाँ पर आप देखें महाराष्ट्र में ये स्थिति 23% है। तो तमिलनाडु के साथ साथ महाराष्ट्र की स्थिति भी आप देखें तो बहुत अच्छी नहीं है। तो ये दिखा रहा है कि बहुत सारे राज्यों में आरटीआई की जो एप्लीकेशन है उनको लेकर बेहतर रूप में काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर रिपोर्ट में कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहाँ पर राज्यों में आरटीआई की जो एप्लीकेशन है उसको पूर्ण रूप में रिटर्न कर दिया गया है। मतलब कोई ऑर्डर बिना पास किए हुए जो एप्लीकेशन है आरटीआई की उसको एक तरह से वापस कर दिया गया है। और ये मामले अगर हम उत्तर प्रदेश में और साथ साथ आंध्र प्रदेश में देखें तो लगभग 40% है। यानी जो भी आरटीआई की एप्लीकेशन है उनमें से 40% उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में रिटर्न कर दी जाती हैं। यानी इसमें किसी भी तरह से विचार नहीं किया जाएगा। ऑर्डर या आदेश देने की बात तो अलग है। तो ये स्थिति दिखा रही है कि सूचना के अधिकार का बेहतर रूप में जो उपयोग है कुछ राज्यों में नहीं हो रहा है और ये स्थितियां सुधरनी चाहिए। आज की चर्चा के आधार पर मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न, साइबर सुरक्षा के लिए वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के विभिन्न पक्षों की चर्चा करें। 15 अंकों का प्रश्न है, 250 शब्दों की सीमा में आपको इसका उत्तर लिखना है। उत्तर संरचना हम देखते हैं। भूमिका, साइबर धोखाधड़ी और अपराध के तथ्य बताएं। खासतौर से आरबीआई की जो रिपोर्ट है वो आप बता सकते हैं। मुख्य भाग में आप बताएंगे वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है क्या, और संक्षिप्त में ये बताएं कि ये कैसे काम करती है। साथ साथ इस टेक्नोलॉजी के उपयोग कहाँ कहाँ हैं, किन किन क्षेत्रों में ये एक तरह से सहायक हो सकती है, और कुछ उसके जो नकारात्मक पक्ष हैं वो भी आपको बताने हैं। निष्कर्ष में आप बताएं धोखाधड़ी में वृद्धि के मुख्य कारणों में डिजिटल भुगतान, टेलीफोन बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं का अधिक उपयोग शामिल है, और 5G का उपयोग बढ़ने पर इसमें और वृद्धि होने की स्थिति है। ऐसी स्थिति में साइबर अपराध के रोकथाम की आवश्यकता बढ़ जाती है और इसके लिए कहीं ना कहीं वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी हमारे लिए सहायक होगी। भारत द्वारा तालिबान के साथ वर्तमान संबंधों के कारणों को बताते हुए इसकी प्रासंगिकता को भी बताएं। 15 अंकों का प्रश्न है, 250 शब्दों के अंदर आपको इसका उत्तर लिखना है। उत्तर संरचना देखते हैं। भूमिका,
अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार की जो स्थापना हुई है वो आप बता सकते हैं। यानी पिछले वर्ष अमेरिका के साथ जो वहाँ पर समझौता हुआ, अमेरिका की सेना वहाँ से हटी और आप कह सकते हैं कि लगभग 20 साल के बाद तालिबान की अफगानिस्तान में वापसी हुई है। और उसके पहले जो उनका कार्यकाल था सत्ता में अफगानिस्तान में 1996 से 2001, वो भी आप बता सकते हैं। मुख्य भाग में भारत द्वारा किन कारणों से वर्तमान सरकार से संबंध स्थापित किए जा रहे हैं वो बताएं, जो हमने विस्तृत रूप में चर्चा किया है। और वर्तमान में जो हम संबंध स्थापित कर रहे हैं उसकी प्रासंगिकता क्या है आज की स्थितियों में, वो आप बताएं। निष्कर्ष में आप बताएं, वर्तमान स्थिति में जितनी आवश्यकता भारत को तालिबान से संबंधों को मजबूत करने की है, उससे अधिक अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार भारत के माध्यम से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वैधता प्राप्त करना भारत के साथ साथ तालिबान की आवश्यकता भी है, और यही दोनों के बीच में संपर्क की स्थितियों को बढ़ाने का काम कर रही है। यह हमारा 30 दिसंबर 2022 का समाचार विश्लेषण है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के समाचार विश्लेषण हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।